एक्चुअली टर्म्स की जो भी एक्सप्लेनेशन थी वो हो चुकी। अब यहाँ से जो हमारे रूल्स हैं वो स्टार्ट होंगे। रूल नंबर 3 का नंबर 1 पार्ट है, अ गवर्नमेंट सर्वेंट शेल बी एंटाइटल्ड फ्री ऑफ चार्ज मेडिकल अटेंडेंस बाय द ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट। यानी अब जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो उसको फ्री ऑफ चार्ज मेडिकल अटेंडेंस मिलेगी, जो भी उसका ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट है उससे, ठीक है। नंबर 2 पे, वेयर अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज एंटाइटल्ड अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 3 free of charge to receive medical attendance, any amount paid by him on account of such treatment shall, on production of a certificate indicting by the authorized medical attendant in his behalf and after necessary verification, be reimbursed to him by the federal government। अब जैसा कि ये क्लियर कर दिया गया है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको फ्री ऑफ चार्ज मेडिकल अटेंडेंस मिलेगी। अब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो अपने ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट के पास जाता है और वहां पर अगर जाकर उसको कुछ पे करना पड़ता है तो आफ्टर प्रोडक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करके तो वो उसको रीइंबर्स करवा सकते हैं अपनी पेमेंट को। अगर उसने कुछ पेमेंट कर दी है तो वो उसको रीइंबर्स करवा सकता है, लेकिन आफ्टर द प्रोसीजर वो रीइंबर्स होती है। रूल नंबर 4 का 1 है, when the place at which a patient falls ill is not the headquarters of the authorized medical attendant। ठीक है, अब क्या है कि पेशेंट कहीं बाहर है, अपने हेडक्वार्टर्स को छोड़ के बाहर गया हुआ है, किसी दूसरे शहर में गया हुआ है और वहां पर वो बीमार पड़ जाता है और वहां पर उसको जो उसका ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट है वो अवेलेबल नहीं है, तो उन सूरतों में नंबर ए है, द पेशेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर द जर्नी टू एंड फ्रॉम सच हेडक्वार्टर्स। ठीक है, पेशेंट बहुत दूर दराज कहीं गया हुआ है, वहां पर ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट नहीं है, उसको दिखाने के लिए, अपने आप को चेकअप करवाने के लिए या अपनी ट्रीटमेंट के लिए उसको दूसरी जगह पर आना पड़ा है, तो वहां पर उसको आने और जाने का ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा। बी है, इफ द पेशेंट इज टू इल टू ट्रेवल, द ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर द जर्नी टू एंड फ्रॉम द प्लेस वेयर द पेशेंट इज। ठीक है, अब दूसरी सूरत ये हो सकती है कि पेशेंट बाहर गया हुआ है कहीं, अपने हेडक्वार्टर से दूर है और वहां पर मेडिकल अटेंडेंट अवेलेबल नहीं है, तो और वो इतना बीमार हो गया है कि वो ट्रैवल नहीं कर सकता है, तो उस सूरत में क्या होगा कि ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट को आने जाने का ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाएगा। ठीक है, वहां जाने का, जाके पेशेंट को देखने का और फिर वापस आने का, उसको दोनों जो उसकी जर्नी है उसका ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। अच्छा जी, इसी का नंबर 2 पार्ट है, एप्लीकेशंस फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस अंडर सब रूल 1A शैल बी accompanied by the certificate in writing by the authorized medical attendant stating that the medical attendance was necessary, and if the application is under clause 1B of that sub rule that the patient was too ill to travel। ठीक है, अगर तो पेशेंट जाके कहीं और मेडिकल अटेंडेंट को दिखा रहा है, जैसा कि इसके क्लॉज 1 में है, तो पेशेंट अगर गया है अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए और वो ट्रेवलिंग अलाउंस जो है क्लेम कर रहा है, तो ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट जो है वो उसको सर्टिफिकेट देगा कि वो वहाँ पर आना नेसेसरी था, तो जो ये आए हैं तो ये बिल्कुल ठीक आए हैं। ठीक है, मतलब वहाँ आना और उसका इलाज करवाना ज़रूरी था, तो इस वजह से ये उन्होंने ये ट्रेवल किया है, तो इनको ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाए। जो ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट है उसने जर्नी की है, उसने ट्रेवल किया है, तो वो जब अपना ये ट्रेवल का वो क्लेम करेगा, तो टीए क्लेम करेगा, ट्रेवलिंग अलाउंस क्लेम करेगा, तो फिर वो ये सर्टिफिकेट देगा कि जो पेशेंट वाज टू इल टू ट्रेवल, यानी पेशेंट जो था वो इतना बीमार था कि ट्रेवल नहीं कर सकता था। अच्छा जी, रूल नंबर 5 का 1 है, if the authorized medical attendant is of opinion that the case of a patient is of such a serious or special nature as to require medical attendance by some person other than himself, and such attendance or treatment which is not available at the place where the patient has fallen ill, he may, with the approval of the medical superintendent of the hospital, which shall be obtained beforehand unless the delay entails danger to the death of the patient। यानी अगर पेशेंट ज़्यादा बीमार है और उसको किसी दूसरे मेडिकल अटेंडेंट की ज़रूरत है और जो मेडिकल अटेंडेंस की या किसी दूसरी ट्रीटमेंट की ऐसी की ज़रूरत है
जो कि वहां पर मौजूद नहीं है, तो वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट की परमिशन के साथ दो काम कर सकता है। नंबर ए है सेंड द पेशेंट टू द नियरेस्ट स्पेशलिस्ट और अदर मेडिकल ऑफिसर एज प्रोवाइडेड इन क्लॉज जी ऑफ रूल 2 by whom in his opinion medical attendance is required for the patient। वो पेशेंट को नियरेस्ट स्पेशलिस्ट के पास भेज सकता है या फिर किसी और मेडिकल ऑफिसर के पास भेज सकते हैं जिसको वो ये समझता हो कि पेशेंट को उस मेडिकल ऑफिसर की जो ट्रीटमेंट है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, यानी नियरेस्ट स्पेशलिस्ट के पास भेज सकता है या किसी ऐसे मेडिकल ऑफिसर के पास भेज सकता है जिसको वो ये समझता है कि इसको उसकी जो ट्रीटमेंट है या किसी और मेडिकल ऑफिसर की ट्रीटमेंट है वो उसको पेशेंट को रिक्वायर्ड है। बी है इफ द पेशेंट इज टू इल टू ट्रेवल summon such specialist or other medical officer to attend upon the patient। ठीक है, यानी अब पेशेंट इतना बीमार हो गया है कि वो बिल्कुल ट्रेवल नहीं कर सकता है, तो वो किसी दूसरे स्पेशलिस्ट को या मेडिकल ऑफिसर को वहां पर बुला भी सकता है पेशेंट के पास। ठीक है, यानी जो ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट है वो किसी स्पेशलिस्ट को या दूसरे मेडिकल ऑफिसर को पेशेंट के पास बुला भी सकता है। ये दो बातें हैं वो कर सकता है। इसी का रूल नंबर 5 का ही 2 पार्ट है। सेकंड पार्ट है अ पेशेंट सेंट अंडर क्लॉज ए ऑफ सब रूल 1 शेल ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टिफिकेट इन राइटिंग बाय द ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट इन हिज बिहाफ be entitled to traveling allowance for him and attended if recommended by authorized medical attendant for the journeys to and from the headquarters of the specialist or other medical officers or the place where he is sent for treatment। अच्छा, अभी इसमें रूल 2 में ये लिखा हुआ है कि अगर पेशेंट जो है वो ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट से एक सर्टिफिकेट जो है वो इन राइटिंग ले लेता है कि उसके बिहाफ पर कि उसको जो है वहाँ पर ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट उसको जर्नी की इजाज़त दे रहा है हेडक्वार्टर से स्पेशलिस्ट के पास जाने के लिए या किसी दूसरे मेडिकल ऑफिसर के पास जाने के लिए, तो वहाँ पर वो ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है, तो तब भी उसको मतलब टीए मिलेगा, ट्रेवलिंग अलाउंस उसको मिलेगा और उसके अटेंडेंट को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद रूल नंबर 3 है नंबर 5 का क्लॉज 3 है अ स्पेशलिस्ट और अदर मेडिकल ऑफिसर समन्ड अंडर क्लॉज बी ऑफ सब रूल 1 शेल ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट इन राइटिंग बाय द ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट इन दिस बिहाफ बी एंटाइटल्ड टू ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर द जर्नी टू एंड फ्रॉम द प्लेस वेयर द पेशेंट इज। ये इसमें जो क्लॉज 3 है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो मेडिकल ऑफिसर है, जैसे मैंने अभी क्लॉज 2 में आपको बताया कि जो पेशेंट है या उसका अटेंडेंट है वो ट्रेवलिंग अलाउंस ले सकते हैं कि अगर वो ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट से सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दें, इन राइटिंग सर्टिफिकेट वो दे कि ये जो जर्नी थी उसको स्पेशलिस्ट के पास जाने के लिए या किसी दूसरे मेडिकल ऑफिसर के पास जाने के लिए करना पड़ी और वो उसकी हेल्थ के लिए ज़रूरी था। तो इसी तरह जो मेडिकल ऑफिसर है, कोई दूसरा मेडिकल ऑफिसर है या स्पेशलिस्ट है, वो भी ट्रेवलिंग अलाउंस ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट के सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने पर ले सकता है कि वो पेशेंट के पास, पेशेंट इतना बीमार था, इतना इल था कि वो जा नहीं सका स्पेशलिस्ट के पास, तो स्पेशलिस्ट को उसके पास आना पड़ा, तो उसके बिहाफ पे वो ले सकता है, ट्रेवलिंग अलाउंस ले सकता है। ठीक है, उसके लिए भी मतलब ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट जो है वो सर्टिफिकेट देगा। फिर है रूल नंबर 6 है अ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी एंटाइटल्ड फ्री ऑफ चार्ज नंबर 1 टू ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में 2 चीजें आ जाती हैं। ए है इन सच गवर्नमेंट हॉस्पिटल बीइंग हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट एट और नियर द प्लेस वेयर ही फॉल्स इल एज कैन इन द ओपिनियन ऑफ द ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट प्रोवाइड द नेसेसरी एंड सूटेबल ट्रीटमेंट। यानी ट्रीटमेंट में जो पहली चीज़ आती है वो ये कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए, वहाँ से वो ट्रीटमेंट ले, मतलब उस वहाँ पर उसका जो ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट है वो उसको देखेगा और उसको प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी और सूटेबल ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड करेगा। पहली चीज़ ये आ जाती है ट्रीटमेंट में। इसी का बी पार्ट है इफ़ देयर इज़ नो सच हॉस्पिटल एज is referred to in subclause A in such other
government hospital at or near the place as can, in the opinion of the authorized medical attendant, provide the necessary and suitable treatment. अच्छा, अब उन्होंने ये कहा हुआ है कि एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो कि मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट होता है, ठीक है। अब क्लॉज ए में तो ये कहा हुआ है कि वो वहां जाएगा और वहां से मेडिकल ट्रीटमेंट लेगा। अब अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रोवाइडेड नहीं है, उसकी जो प्लेस है जहां पर बीमार हुआ है वहां से नियर वो वाला हॉस्पिटल नहीं है, तो वो किसी और हॉस्पिटल में जाएगा और वहां पर जो ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट है वहां से वो जो उसके जरूरी और सुटेबल ट्रीटमेंट है वो वहां से लेगा। इसका नंबर 2 है टू गेट मेडिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम एनी अनऑथराइज्ड प्राइवेट हॉस्पिटल क्लिनिक इन इमरजेंसी इफ इन द ओपिनियन ऑफ द ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट इट वाज नेसेसरी, ठीक है। यानी नंबर 2 ये भी है कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट किसी भी अनऑथराइज्ड प्राइवेट हॉस्पिटल से या क्लिनिक से ले सकता है, लेकिन इमरजेंसी की सूरत में सिर्फ, और अगर ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट ये वेरीफाई कर दे कि ये वाकई ही इमरजेंसी थी और ये नेसेसरी था, ठीक है, तो उस सूरत में ये इन केस ऑफ इमरजेंसी ये लिया जा सकता है। नंबर 3 है अ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल आल्सो बी एंटाइटल्ड टू एम्बुलेंस चार्जेस इफ एक्चुअली प्रोवाइडेड विद एन एम्बुलेंस and the hospital authorities consider such provision to be necessary। यानी गवर्नमेंट सर्वेंट को एम्बुलेंस चार्जेस भी वो दे दिए जाते हैं अगर उसको एम्बुलेंस की वाकई ज़रूरत पड़ी है और हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ जो है वो ये कंसिडर करती हैं कि एम्बुलेंस उस गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए ज़रूरी थी। इसी का नंबर 2 पार्ट है, मतलब रूल नंबर 6 का नंबर 2 है क्लॉज where a government servant is entitled under sub rule 1 free of charge to treatment in a hospital, any amount paid by him on account of such treatment shall on production of certificate in writing by the authorized medical attendant in this behalf be reimbursed to him by the federal government, ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है वो कहीं जाता है और वो फ्री ऑफ चार्ज इंटाइटल्ड है किसी भी ट्रीटमेंट का उस हॉस्पिटल में, लेकिन वो उस हॉस्पिटल में पे करता है अमाउंट उस ट्रीटमेंट के लिए, तो बाद में इन राइटिंग सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने पर, ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट से सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने पर जब उसके बिहाफ पे लिखेगा कि इसने ये ट्रीटमेंट यहाँ से इतने की करवाई है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसको रीइंबर्स कर दी जाएगी। फिर उसके बाद है रूल नंबर 7, उसका नंबर 1 है इफ द ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट इज ऑफ द opinion that owing to the absence or remoteness of a suitable hospital or to the severity of the illness, a government servant cannot be given treatment as provided in clause 1 or sub rule 1 of the rule 6, the government servant may receive treatment at his residence। यानी मेडिकल अटेंडेंट ये कहे कि सुटेबल हॉस्पिटल या तो बहुत दूर है या फिर है ही नहीं, और बीमारी की सूरत हाल जो है वो बहुत ख़तरनाक है या ऐसी है कि वो वहाँ तक चल के जा नहीं सकता हॉस्पिटल तक गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, तो वो ट्रीटमेंट नहीं ले सकता है वहाँ हॉस्पिटल में जाकर, तो वो ट्रीटमेंट जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो अपने घर पर भी ले सकता है। ये इसका नंबर 1 है। नंबर 2, अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीविंग ट्रीटमेंट एज एट हिज रेजिडेंस अंडर सब रूल 1 shall be entitled to receive towards the cost of such treatment incurred by him a sum equivalent to the cost of such treatment he would have been entitled free of charge to receive under these rules if he had not been treated at his residence। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि रेजिडेंस पर अगर वो अपने आप को ट्रीट करवा रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट, तो जो ट्रीटमेंट उसको हॉस्पिटल में फ्री मिलना थी तो वो ट्रीटमेंट उसको वहां पर घर में रहते हुए अगर उसको पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं उस ट्रीटमेंट के, तो वो ट्रीटमेंट उसको रीइंबर्स हो जाएगा, ठीक है। यानी वो ट्रीटमेंट जो वो अगर हॉस्पिटल जाता तो फ्री होती और घर में रहकर उसको पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, मतलब उसके पैसे लग रहे हैं, तो वो ट्रीटमेंट जो है वो वाला सारा ट्रीटमेंट उसको रीइंबर्स कर दिया जाएगा। फिर इसी का नंबर 3 है क्लेम्स ऑफ सम्स एडमिसिबल अंडर सब रूल 2 shall be accompanied by a certificate in writing by the authorized medical attendant।
ठीक है। अब जो क्लेम्स, इस तरह के क्लेम्स हैं कि उन्होंने घर पर ट्रीटमेंट करवाया है तो उनको वो पैसे रीइंबर्स कर दिए जाएं, जितने भी ये रीइंबर्समेंट के क्लेम्स हैं, तो वो मेडिकल अटेंडेंट जो है वो ये स्टेटमेंट देगा तो ये रीइंबर्समेंट हो सकेगी। इसमें आगे ये देखिए, ये नंबर 3 में ये A और B दो लिखे हुए हैं। His reasons or the opinion referred to in sub rule 1, the cost of similar treatment referred to in sub rule 2। ठीक है। अब सब रूल 1 जो है वो उसमें आपको ये कहा था कि वो घर पर रहकर ट्रीटमेंट करवा रहा है। अब वो अगर मेडिकल ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट जो है वो ये ओपिनियन दे के उसका घर पर रहकर करवाना ठीक है तो उसको रीइंबर्स कर दिया जाएगा नंबर 1 में, सब रूल 1 में। और सब रूल 2 में अगर उसको वो कॉस्ट का ओपिनियन देगा, ठीक है, कि इसकी इतनी कॉस्ट आनी थी सिमिलर ट्रीटमेंट की, हॉस्पिटल में इतनी कॉस्ट आनी थी और यहाँ पर उसको जो कॉस्ट पड़ रही है तो उसका ओपिनियन देगा तो फिर उसको रीइंबर्स कर दिया जाएगा। उसके बाद है रूल नंबर 8, इसका पार्ट 1 है चार्जेस फॉर सर्विसेज rendered in connection with but not included in medical attendance or on or treatment of patient entitled free of charge to medical attendance or treatment under these rules shall be determined by the authorized medical attendants and paid by the patient। अब इसमें जो सब रूल 1 है उसमें ये कह रहे हैं कि जो सर्विस चार्जेस हैं जो कि आपकी ट्रीटमेंट से ही रिलेटेड होते हैं लेकिन इंक्लूड नहीं है मेडिकल अटेंडेंस में या ट्रीटमेंट में, ठीक है, और जो पेशेंट है वो इंटाइटल्ड नहीं है उनका फ्री ऑफ चार्ज, तो फिर वो पेशेंट को अपनी जेब से अदा करने होंगे। ठीक है, यानी कुछ चीज़ें फ़र्ज़ करें अगर आप मेडिकल अटेंडेंट आपको कहते हैं कुछ चीज़ें लाने के लिए और जो वो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो इन चीज़ों का इंटाइटल्ड नहीं है तो वो उनको जेब से अदा करने पड़ेंगे। नंबर 2 है if any question arises as to whether any service is included in medical attendance or treatment, it shall be referred to the government and the decision of the government shall be final। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन अराइज होता है, कोई कहता है कि ये मेडिकल ट्रीटमेंट इसमें इंक्लूड है या नहीं है, तो वो हम गवर्नमेंट को लिखेंगे और जो डिसीजन गवर्नमेंट देगी वो फाइनल होगा। रूल नंबर 9 है द कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑफ अ पेशेंट may require that any certificate required by these rules to be given by the authorized medical attendant for traveling allowance purposes shall be countersigned। अच्छा, अब रूल नंबर 9 में ये बताया हुआ है कि अगर मेडिकल अटेंडेंट है, ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट है, वो कंट्रोलिंग ऑफिसर को ट्रेवलिंग अलाउंस के लिए कोई भी सर्टिफिकेट देता है, ठीक है, तो वो जो सर्टिफिकेट है वो उसको काउंटर साइन करवाना पड़ेगा। यानी सिर्फ ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट के लिखने पर ट्रेवलिंग अलाउंस अलाउ नहीं हो जाएगा, वो उसको काउंटर साइन करवाना पड़ेगा। ए है इन केस ऑफ सर्टिफिकेट गिवन बाय द मेडिकल ऑफिसर बाय द सिविल सर्जन और द एसोसिएट फिजिशियन। यानी अब अगर कोई मेडिकल ऑफिसर दे रहा है तो वो काउंटर साइन होगा सिविल सर्जन से या फिर एसोसिएट फिजिशियन से। बी है इन द केस ऑफ सर्टिफिकेट गिवन बाय द सिविल सर्जन और एसोसिएट फिजिशियन बाय द मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ द हॉस्पिटल। ठीक है, यानी अगर सिविल सर्जन या फिर एसोसिएट फिजिशियन कोई आपको सर्टिफिकेट दे रहा है ट्रेवलिंग अलाउंस के लिए तो फिर वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ द हॉस्पिटल से वो काउंटर साइन होएगा। इसी का रूल नंबर 10 है द फैमिली ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी एंटाइटल्ड फ्री ऑफ चार्ज टू मेडिकल अटेंडेंस and treatment on the scale and under the condition allowed to the government servant himself at hospital, including recognized hospitals at which the government servant is entitled to receive treatment free of charge. This shall include confinement of a government servant's wife in a hospital, but not prenatal or postnatal treatment at the government servant's residence। अब इसमें ये बताया हुआ है कि जिन फ्री ऑफ चार्ज मेडिकल अटेंडेंस और ट्रीटमेंट का कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट एंटाइटल्ड होगा उसकी फैमिली भी उन्हीं फ्री ऑफ चार्ज मेडिकल अटेंडेंस और ट्रीटमेंट की एंटाइटल्ड होगी। और फिर ये कहा हुआ है
कि प्री नेटल या पोस्ट नेटल ट्रीटमेंट में, यानी जो प्रेगनेंसी का प्री नेटल या पोस्ट नेटल ट्रीटमेंट होता है, इसमें अब वो अगर वाइफ जो है वो हॉस्पिटल जाती है तो तब तो वो सब उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन उसको घर में ये प्री नेटल या पोस्ट नेटल ट्रीटमेंट करवाने का कोई भी पैसे नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट के रेजिडेंस पर ये प्री नेटल पोस्ट नेटल ट्रीटमेंट के लिए वो एंटाइटल्ड नहीं है गवर्नमेंट सर्वेंट की वाइफ, लेकिन अगर वो हॉस्पिटल जाती है तो वो उस ट्रीटमेंट के लिए एंटाइटल्ड है। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपको इंशाल्लाह इससे समझ आई होगी और आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप इन रूल्स के बिहाफ पर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो काइंडली प्लीज़ मेरे से ज़रूर पूछिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी मदद करके। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you so much.